हेलो बच्चा पार्टी। तो चैप्टर 2 हमने फिनिश कर लिया है और अब बची है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, है ना। तो आज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है। अगर आप क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व कर दो तो कमेंट बॉक्स में अपना सोल्यूशन या आंसर भेज देना। डाउट हो तो डाउट पूछ लेना, पर डाउट पूछोगे कहाँ? तो इससे रिलेटेड जरूरी बात, सबसे पहले तो अगर अभी कोई भी न्यू स्टूडेंट जुड़ा हुआ है या अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं करा है, तो बेटा प्ले स्टोर पे जाके आप इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप जो है ये डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको बेसिक साइन अप प्रोसेस को फॉलो करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट करके एक नंबर डाल के, अपना जो भी आपका डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसका नंबर डाल के, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, जेंडर एटसेट्रा। और याद रखना है कि आप जब भी ऐप यूज करें अपना लोकेशन ऑन रखें, है ना। लोकेशन ऑन रखें तभी आप अच्छे से साइन अप कर पाओगे। ओके, यहाँ पे वेरिफिकेशन विद ओटीपी का सेक्शन आएगा, तो आपने जहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दिया है ना, तो उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा बेटा, वो डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद अगला स्टेप क्या है, जो भी कोर्स आप देखना चाहते हैं उस कोर्स पे क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, है ना, इसीलिए शायद अभी ये वीडियो आप देख रहे हो। ऐसे और भी बच्चे हो सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें या फिर सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो उन बच्चों को आप ये रेकमेंड कर सकते हो। बाकी आपको अपने कोर्स पे सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 बैचेस, ये 2 हैं 12th कॉमर्स के लिए और 11th कॉमर्स के लिए, है ना। ये 11th कॉमर्स और ये 12th कॉमर्स, और ऐसे ही ये साइंस के बच्चों के लिए है। प्रारंभ बेटा किसके लिए है? प्रारंभ 11th साइंस के लिए और टॉपर्स 12th साइंस के लिए। प्रिपरेशन किसकी होती है? सीबीएसई और नीट दोनों बैचेस की होती है। साइंस पे चेक करके नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आपके पास ये विंडो आएगा जहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर से नेक्स्ट पे जाना है, और अब ये विंडो आएगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि एनुअल कोर्स फी यहाँ पे गिवन है, पर ये एनुअल कोर्स फी एक्चुअली कितनी है? ये है 0। जीरो कैसे है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। जीरो कैसे है? आपने अपना कोर्स कहाँ डाल दिया? ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करना है, FREEZILY। फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करते हो तो ये सारा पैसा गायब हो जाता है और ये कोर्स आप 0 रुपीज में फ्री में देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बात करेंगे हमारे प्यारे फिजिक्स की, ठीक है। तो हमारे प्यारे फिजिक्स के लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं, फिर से मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चैप्टर हम ऑलरेडी हर एक कॉन्सेप्ट और टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप एक्चुअली अभी सॉल्व कर सकते हो बैठे बैठे। तो कॉपी और पेन लेके खोल के बैठ जाओ, है ना, और जैसे ही यहाँ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखता है उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, समझा भी रही हूँ, है ना, और आपको सिर्फ पढ़ के सॉल्व करना है। तो क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन करें कि जब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ तब तक आप भी करो और देखते हैं पहले कौन कर लेता है, ठीक है। तो बेटा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल एग्जाम्पल 1, एंड ऑफ कोर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि ले लेने चाहिए थे डिस्कशन के लिए, वो मैंने ले लिए हैं। इसमें कुछ इजी पीजी क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ स्किप्ड भी हैं, जो बहुत ज़्यादा इजी थे उनको स्किप भी कर दिया है ना। तो जो मुझे लगता है कि यार ये बेहद इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन और डिस्कस हो जाता तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो। एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम पॉजिटिव चार्ज है, -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम नेगेटिव चार्ज है, और लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। देखो बेटा, ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। लेट अस से कि ये पॉइंट ए है और ये चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, इसको Q1 लिख देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये दूसरा चार्ज बना दिया नेगेटिव चार्ज, -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसको Q2 लिख दिया, इस पॉइंट को B लिख दिया, ठीक है। अब एग्जैक्टली ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 हो? तो ये डिस्कशन हमने नल पॉइंट के बारे में पहले कर रखी है, नल पॉइंट के बारे में हमारी डिस्कशन पहले हो रखी है कि ऐसे एक्चुअली 2 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। और इस लाइन की बात हो रही है,
एक्चुअली 2 से ज्यादा हो सकते हैं, पर सिर्फ इस लाइन की अगर बात करी जाए तो ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं, और वो दोनों ही पॉइंट छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास होते हैं। एक इंटरनल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है और एक एक्सटर्नल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इस इंटरनल पॉइंट का नाम मैंने P रख दिया और एक्सटर्नल पॉइंट का मैंने नाम रख दिया Q। दोनों क्लोज किसके होंगे? छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के क्लोज होंगे, ठीक है। क्या ये सिर्फ 2 हो सकते हैं? ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 2 किस पे? इस लाइन पे, द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पे 2 होंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था बेटा वो 15 सेंटीमीटर था, A और B के बीच का। B से P का डिस्टेंस x मान लो और B से Q का डिस्टेंस y मान लो, ठीक है। तो एट P अगर बात करी जाए, एट P की मैं आपको टाइनी लिटिल होमवर्क भी दूंगी। अगर मैं एट P निकालूंगी तो एट Q आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर एट P की बात करी जाए तो वहां पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज मतलब VA लिख दो, एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज जिसको VB लिख देते हैं, दोनों का जो सम है, ये नेट पोटेंशियल यहाँ पे 0 है तो इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब VA की बात करें तो उसको लिख सकते हैं KQ1 बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ये डिस्टेंस 15 माइनस एक्स हो जाएगा, तो KQ1 15 माइनस एक्स लिख दो, फिर प्लस KQ2 एक्स, ठीक है। K ऑफ कोर्स यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, रेस्ट ऑफ द फैक्टर देखो Q1 की वैल्यू पुट करोगे तो 10 की पावर -8 और 10 की पावर -8 ये भी कॉमन आ जाएगा, तो Q1 के पास 3 बचेगा यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा 3/15 माइनस एक्स, और Q2 की वैल्यू कितनी बचेगी? -2, तो ये हो जाएगा -2/x बराबर 0। अब यहाँ पे प्लेन मैथ से इसको सॉल्व करना है ना। एक आगे स्टेप चलते हैं, ये हो जाएगा 3x - 30 प्लस 2x बराबर 0। तो 5x बराबर 30 आ रहा है और 5x बराबर 30 आ रहा है, इसका मतलब x कितना आ गया? x आ गया 6, करेक्ट 6। तो पॉइंट P कहाँ लोकेटेड है? ये तो आ गया अपना 6 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब आपको नेक्स्ट ये y निकालना है, y निकालना है तो निकालते हैं y। सिमिलरली आप लिखोगे VQ बराबर 0, Q पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे A की वजह से जितना पोटेंशियल है लिख दो, कितना हो जाएगा? KQ1, और अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक का? A से Q तक का, वो लिखोगे तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10 की पावर -8 लिख दिया, ठीक है। ऑलरेडी इतना डिस्टेंस 15 था, उसमें y जोड़ दो तो ये हो जाएगा 15 प्लस y, ठीक है। फिर अब Q2 की वैल्यू तो -K × 2 × 10 की पावर -8, और अब B से Q, ये डिस्टेंस B से Q, तो ये y था इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ये इक्वेशन बनाई, सिंपल मैथ्स करी, x की वैल्यू आई, तो ये जो टाइनी लिटिल होमवर्क है यार, इतना तो कर लोगे आप लोग, है ना। तो जल्दी से इसको करो, जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। चलो 5 सेकंड का वेट करते हैं, यहाँ पे 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, देखते हैं किसकी यहाँ पे y की वैल्यू सही आती है। व्हाट इज y, ठीक है। चलो 10 सेकंड्स का वेट किया, फटाफट सॉल्व करो, अभी लगे हाथ कर लो बेटा, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, ना पेन वेन खोल लो, है ना। प्रैक्टिस का मतलब क्या है भाई? मैथमेटिक्स और फिजिक्स में प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपको ऐसे देख के सब कुछ वो नहीं होता, हाँ किताब खोली, अच्छा पढ़ लिया, हो गया सारा सिलेबस कवर। एग्जाम में कोई पूछे कि हो गया यार, हाँ मैं सब पढ़ गया हूँ, मतलब स्कैनिंग कर ली बस आंखों से, तो वैसा नहीं चलेगा, है ना। आपको कॉपी खोलनी पड़ेगी, पेन निकालना पड़ेगा और खुद सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सिंपल सी मैथ्स आपने कर ली होगी, आई होप, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल पे। फिगर्स A and B show the field lines of a positive and negative point charge respectively। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस यहाँ पे शो की हुई है। गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ एंड VB माइनस VA। फील्ड लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल होता है डिक्रीज, अपन ने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू नेगेटिव E डॉट dr, पढ़ा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होती है, तो अपन फील्ड की डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो Q पे कम होगा पोटेंशियल और P पे ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि VP बड़ा है VQ से, तो VP माइनस VQ क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस VB माइनस VA, फील्ड की डायरेक्शन में चले, फील्ड की डायरेक्शन में चले, पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब कि VA छोटा है और VB बड़ा है, ठीक है। तो VB माइनस VA ये बड़ा था तो ये भी हुआ पॉजिटिव। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस
of a small negative charge, potential energy difference of a small negative charge between the points Q and P, A and B. ठीक है, तो बोला है अगेन फिर से देख लो, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अपन ने नेगेटिव चार्ज रखना है, टेस्ट चार्ज हम आमतौर पे पॉजिटिव लेकर चलते थे, लेकिन इस बार अपन को नेगेटिव रखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक माइनस क्यू नॉट रखा होता और यहाँ पे एक माइनस क्यू नॉट रखा होता, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक माइनस क्यू नॉट और यहाँ पे एक माइनस क्यू नॉट रखा होता, पहले इस केस में माइनस क्यू नॉट की एनर्जी कहाँ ज़्यादा होती और कहाँ कम होती उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करी जाए, याद रखना इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर बात करी जाए दो चार्जेस के बीच की एनर्जी की, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ जरा इसको, जो हमने पढ़ा है ये अपना पॉजिटिव सोर्स चार्ज लेकर चलते थे, ठीक है, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर चलते थे। अब इसको इन्फिनिटी से इसकी विसिनिटी के किसी पॉइंट पे लाके रखते थे, तो अपन को क्या करना पड़ता था, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऐसा लग रहा है, ये तो इसको धक्का मार रहा है। तो अगर मेरे को ये सिस्टम बनाना है, इस पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाके रखना है, तो मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा करने में मेरे को एक वर्क करना पड़ रहा है इस चार्ज के ऊपर, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जा रहा है, या ये कह लो कि एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, है ना। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव सोर्स चार्ज होता और एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता, तो इसको पास लाने में एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, उल्टा कर लो, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और आप इसके पास नेगेटिव चार्ज ला रहे हो, तो एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए सिस्टम की। क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। इसका मतलब कि इसके पास वाले पॉइंट पे जो एनर्जी है, मान लो यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया U1 पास वाले पॉइंट पे, और दूर वाले पॉइंट पे जो एनर्जी है U2, ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो U1 छोटा है U2 से, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ। तो सिमिलरली अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को जब लाया जाएगा, तो P पॉइंट पे उसकी एनर्जी कम होगी और Q पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज अपना नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए बेटा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए, अब एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस केस के लिए एनर्जी Q पे बड़ी होगी और P पे छोटी होगी, और इस केस के लिए एनर्जी A पे बड़ी होगी और B पे छोटी होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोला यहाँ पे ना, डेल्टा U का साइन बताओ बिटवीन Q एंड P। तो Q एंड P मतलब अगर अपन Q से P लाए होते, ठीक है, तो एनर्जी देखो Q से P लाए थे, Q पे एनर्जी बड़ी थी और P पे छोटी थी, है ना। Q से P लाए होते तो अपन ने कहना था क्या, एनर्जी कैसे निकालते हो, एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हो, UF माइनस UI, कहाँ से कहाँ को लाए, Q से P पे लाए, तो UF जो है अपना UP हो गया, एनर्जी एट P, और UI क्या हो गया, UQ हो गया। कहाँ पे चार्ज था वहाँ इनिशियल एनर्जी, और कहाँ पे अब है वहाँ फाइनल एनर्जी, तो UP माइनस UQ, और UP तो छोटा है ना, एनर्जी एट P छोटा है एनर्जी एट Q, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं A एंड B की। तो अपन ने क्या करा, A से चार्ज लाया और B पे रखा, A से लाके अपन ने B पे रखा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ लो, डेल्टा UAB मतलब A से चार्ज लाके अपन ने B पे रखा, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी हो गई UB की और इनिशियल एनर्जी हो गई UA की। फाइनली चार्ज B पे था, अब देखो B छोटा है और A बड़ा है, ठीक है, तो फाइनल एनर्जी तो कम हो गई, रेड्यूस हो गई, है ना। UB माइनस UA, UB छोटा है UA बड़ा है, तो ये भी क्या हुआ बेटा, नेगेटिव, ठीक है। तो फिर से आपको क्या क्या पूछा था उसको एक बार लिस्ट करते जाते हैं। सबसे पहले पूछा था, ठीक है, कि आपको पोटेंशियल एनर्जी चेंज का साइन चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चेंज का साइन चाहिए। तो अगर अपन को पोटेंशियल एनर्जी चेंज का साइन चाहिए, है ना, तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी चेंज का साइन निकालने के लिए, ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू UF माइनस UI।
हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। जाहिर सी बात है अगर UF बड़ा है UI से तो डेल्टा U क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और अगर UF छोटा है UI से तो डेल्टा U क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है। पहले केस में जो अपना पहला केस था पॉजिटिव चार्ज था, फील्ड इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड थी चारों तरफ, ठीक है। इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स थे, कौन से 2 पॉइंट थे, Q और P। जो पॉइंट P है वो थोड़ा क्लोज है और जो पॉइंट Q है वो थोड़ा दूर है। बोला है चार्ज को आप Q से P ला रहे हो, ठीक है। जब चार्ज को Q से P ला रहे हो तो फाइनल एनर्जी कहाँ पे होगी, P पे। इनिशियल एनर्जी कहाँ लिखी जाएगी, Q पे, ठीक है। कौन से चार्ज को ला रहे थे, -Q को चार्ज को ला रहे थे आप। तो एनर्जी जितना ज़्यादा प्लस के पास जाओगे, सोर्स चार्ज के पास जाओगे, अट्रैक्टिव सिस्टम है, उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है डिक्रीज होते जाएगी। तो UP छोटा है यहाँ पे, UF छोटा है UI से, इसीलिए क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस केस में UF छोटा था इसीलिए डेल्टा U क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। और यही सेम कॉन्सेप्ट हमने सेकेंड सिस्टम पे लगाया, ठीक है। आप एक बार इसको स्टेप वाइज फिर से सेल्फ प्रैक्टिस करके देख लेना। बच्चे साइन में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप वाइज चलना है, कहाँ से कहाँ को लाए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं अपन, अच्छा अगले सवाल पे आ गए। अब आते हैं अपन सी पार्ट पे, पहले इसको तो फिनिश कर लें। सो गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एक छोटे पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक ला रहे हो, तो वर्क डन का साइन बताओ। पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन ने एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है Q से P की तरफ। सिस्टम बदल गया। अब एनर्जी क्या होगी बेटा, अब एनर्जी इंक्रीज होगी। रिपल्सिव सिस्टम है, रिपल्सिव सिस्टम है, जितना ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे उतना वो रिपेल करने की कोशिश करेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वर्क डन का साइन पूछा है, अपन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, ओके। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। अच्छा एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप ये पढ़ते हो ना, वर्क डन बाय द फील्ड। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूंगी, मैंने बहुत जल्दी एक्चुअली ये आंसर दे दिया, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, है ना। बहुत जल्दी आंसर दे दिया, इसको थोड़ा अपन को और पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें, बोला है वर्क डन बाय द फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे मैंने मिस कर दी ना पढ़ते पढ़ते, आप भी मिस कर सकते हो। और नीट के जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं लाइंस पे बनते हैं। नीट के बच्चों गौर से सुन लो, बोला वर्क डन बाय द फील्ड, और इसी के ठीक बाद में बोला है गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। दोनों चीजों में, दोनों शब्दों में क्वेश्चन में बहुत हेरफेर हो जाएगा। वर्क डन फील्ड की वजह से अगर पूछा जाए आपको कि अगर Q से P लाना है, देखो सिंपल है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ साइन देख लो। यहाँ पे इस चार्ज पे जब ये Q पे था, ठीक है, तो इस पे जाहिर सी बात है फोर्स कैसा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और आप इसको लाने की कोशिश कहाँ कर रहे हो, आप इसको Q से P तक लाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए यहां पे वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को जरा हमें गौर से और ध्यान से पढ़ना है। अब सेकेंड केस में बोला है बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो जब आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल एजेंसी से जो फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्शन, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम B टू A। अगेन आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, क्या बोला है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज को अगर आप B से A ले जाते तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता, ठीक है। तो फिर से देख लो बेटा, आपके पास जो सिस्टम है ये -Q हो गया, फील्ड कुछ इस तरीके से है, ऑफ कोर्स रेडियली इनवर्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। A और B पॉइंट्स क्या हैं वो देख लो। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ओके। तो B और A में से A क्लोज है और B थोड़ा दूर है, ठीक। A को अपन ने
यहाँ बना दिया, बी को अपन ने यहाँ बना दिया। नेगेटिव चार्ज को मूव करना है, कहाँ से कहाँ को मूव करना है, बी से ए मूव करना है, बी से ए मूव करना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज बी से ए मूव कर रहा है, रिपल्सिव सिस्टम है। आप जितना नेगेटिव चार्ज को पास लाने की कोशिश करोगे क्या होगा, बी से ए मूव करने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी चार्ज की, इस नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन हमें पता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, बट टोटल एनर्जी ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, सिंपल लॉजिक है। चलिए अब चलें अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये बार बार आने की कोशिश कर रहा था, इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व होना है, ठीक है। सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system consisting two charges 7 microcoulomb minus 2 microcoulomb with no external field placed at minus 9 centimeter 0 0 and 9 centimeter 0 0 respectively, ठीक है। तो बेटा यार आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, है ना, उसको अपन लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। Ke क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। Q1 Q2 देख लो, 7 इंटू 2 14, ठीक है। और ये नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस चार्ज है, माइनस 14। माइक्रो माइक्रो 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखना बेटा, ये ऑरिजिन मान लेते हैं, एक -9 सेंटीमीटर पे रखा है और एक +9 सेंटीमीटर पे रखा है, तो जाहिर सी बात है जो टोटल डिस्टेंस होगा 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो 18 इंटू 10 की पावर -2 स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 हो गया, ठीक है। 9 माइनस 12 तो -3 हो गए, -3, और -3 में ये +2 हो जाएगा तो -1 हो गया। तो 7 इंटू 10 की पावर -1 मतलब कि 0.7 हो गया, तो नेगेटिव के 0.7 जूल, ये आ गई एनर्जी। सिंपल कैलकुलेशन था। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। इन्फिनिटी से लाके हमने इन दोनों चार्जेस को किसी एक पॉइंट पे रखा, तो जितना वर्क डन उसमें हमने किया उसके ही इक्वल मैग्नीट्यूड का वर्क डन हमें सिस्टम को इन्फिनिटली फार ले जाने में भी करेंगे। सिर्फ वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम। तो ये वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम -0.7 जूल है, तो वर्क डन इन डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम कितना हो जाएगा, +0.7 जूल, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आते हैं अगले सवाल पे। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब ये जो देखो अभी तक क्या है कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था, Q1 है Q2 है, बात खत्म। अब यहाँ पे इस रीजन में फील्ड है और इस फील्ड में हमने इन चार्जेस को लाया, ठीक है, इस फील्ड में चार्जेस को लाया। अब बताओ कि वर्क डन क्या होगा। तो अपन को पता है कि ऐसे केस में सबसे पहले तो एडिशनल जो चीजें आ जाती हैं, मान लो कि कोई भी इस रीजन में फील्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे -9 पे रखा था, ये +9 पे रखा था, ये अपना ओरिजिन हो गया। तो फील्ड है तो फील्ड की वजह से उन पॉइंट्स पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मान लो V1 पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे मान लो कितना पोटेंशियल है, V2। जाहिर सी बात है एक जो एनर्जी है वो इन दोनों चार्जेस के यहाँ एग्जिस्ट करने की वजह से है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, है ना। ये दोनों चार्जेस अगर यहाँ पे हैं तो वहाँ पे एनर्जी ऑलरेडी होगी। जो फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा, इसको अगर मैं UA लिख दूँ तो UA तो होगा ही होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इतना तो होगा ही होगा। दिस एनर्जी मस्ट रिमेन इन द सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे मैं U टोटल लिखती हूँ एक्चुअली, ठीक है, U टोटल लिखती हूँ। U टोटल में अपना UA तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता आने से, प्लस अब जब हम इस चार्ज को, यहाँ पे जो चार्ज रखा था इसको मैंने Q1 बोल दिया और यहाँ जो चार्ज रखा था इसको मैंने Q2 बोल दिया। तो Q1 को जब हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए थे
तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी हमने कोई ना कोई तो वर्क करा था, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो वर्क करा था, ठीक है, उसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे W1। सिमिलरली जब हम ये जो Q2 है उसको इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए थे तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो वर्क करा था वो W2 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब W1 क्या होगा भैया, हमको पता है, सिंपल सा जो अपना फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, विक्ट्री इज इक्वल्स टू विनिंग ओवर क्विटिंग, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल था V1, वर्क हमने किया कितना W1, तो अपन को पता है कि जो W1 है उसको अपन निकाल सकते हैं, ये चार्ज Q1 था तो V1 इंटू Q1 कर सकते हैं बेसिकली, तो उसको अपन लिख सकते हैं क्या, UA प्लस Q1 V1 सिमिलरली प्लस Q2 V2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात आती है कि V1 निकालो और V2 निकालो, तो भैया V1 कैसे निकालेंगे, तो V1 अपन को पता है नेगेटिव इंटीग्रेशन ये E डॉट DR करा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्या करा जा सकता है, E डॉट DR करा जा सकता है। सिंपली इसको देख लो बेटा, आप इंटीग्रेशन करोगे, E की वैल्यू आपको A बाय आर स्क्वायर दी हुई है, A बाय आर स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू DR ये इंटीग्रेशन किया जाएगा। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होती है वो डिक्रीज होती है, ये सिग्निफिकेंस है नेगेटिव साइन का ना। हम फिलहाल निकाल क्या रहे हैं, V1, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा अपन वो निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे वो निकाल रहे हैं। इसको देख लेते हैं, एक कांस्टेंट है बाहर ले लोगे, ठीक है, आर स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा r टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, है ना, तो a अपॉन r आ जाएगा। नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन वैसे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा इंटीग्रेशन के बाहर और ये नेगेटिव साइन, तो बेसिकली ये जो आपको मिल रहा है पोटेंशियल की जो इक्वेशन मिल रही है किसी गिवन पॉइंट है वो क्या आ रही है बेटा, a बाय r आ रही है। अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है कि a बाय r आ रही है, जहां पे r क्या है, व्हाट इज r बेटा, r ये जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना उसको r बोला गया है, ठीक है, ओके। तो दोनों ही केसेस में ओरिजिन से r दोनों चीजों के लिए बराबर होगा, ठीक है। a आपको गिवन है 9 × 10⁵ न्यूटन पर स्टैंडर्ड यूनिट्स में a की वैल्यू आपको गिवन है ना। एनीवेज ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और u टोटल निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो u टोटल इज इक्वल्स टू UA तो अपना रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लस Q1, अब V1 के लिए A तो कांस्टेंट है, यहाँ पे अपन R1 लिख देते हैं, प्लस Q2 V2 के लिए A कांस्टेंट है, यहाँ पे अपन R2 लिख देते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू थी, ठीक है, ये वैल्यू अपनी कितनी थी, -0.7 जूल, ऐसा कुछ था, करेक्ट है, -0.7 जूल ये वैल्यू अपनी आई थी। इसको अभी अपन साइड करते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना जो फैक्टर है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है फिलहाल। तो देखो a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2, ये ब्रैकेट में, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁵, a की वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट्स में अपन को गिवन थी, Q1 अपन को पता है कि ये 7 है और Q2 कितना है, -2 है, R1 भी 9 है और R2 भी 9 है, ठीक है, ये प्लस लगा दिया साइन, दोनों में माइक्रो कूलम था, है ना, तो माइक्रो कूलम था, तो एक काम करते हैं यहाँ पे इंटू 10⁻⁻6 और कर दिया जाए, और ये सेंटीमीटर में थे, तो नीचे 10⁻2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जरा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻1 और ये -2 ऊपर चले गए तो +2 हो गए, करेक्ट है, +2 हो गए, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इंटू 5/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया, 5 × 10 बोले तो 50, है ना, ये 50 क्या आ रहा है बेटा, 50 ऑफ कोर्स एनर्जी निकाल रहे हो तो जूल आ रहा है। अभी हमने इसमें सिर्फ इतना फैक्टर सॉल्व किया है, सिर्फ इतना फैक्टर सॉल्व किया। अब देखो ये जो था ये -0.7 था और साथ में आप क्या लिख दो, 50 लिख दो प्लस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, 50 में से 0.7 को माइनस करके बेसिक सी छोटी सी मैथ से आंसर निकाल लो, ठीक है, ओके। अप्रोच अगर आपको समझ में आ गई है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बात करते हैं अगले सवाल की।
अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो कोई सब्सटेंस है, उसके किसी मॉलिक्यूल का जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो अपन लिख देते हैं, कितनी वैल्यू दी है, 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर, है ना, ये अपन को गिवन है। आगे बोला है अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। इस सब्सटेंस का 1 मोल पोलराइज्ड है एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी हुई है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हम अज्यूम करेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट था उसकी डायरेक्शन में फील्ड था, है ना, तभी तो उससे चेंज किया 60 डिग्रीज पे। ये फर्स्ट केस है। अब जो सेकंड केस है उसमें जो डाइपोल मोमेंट है उसके साथ जो फील्ड का एंगल है ना, वो 60 डिग्री का है सेकंड केस में। यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल्स अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब अगर ये डाइपोल को इस फील्ड के अलोंग अलाइन करना हो, मान लो, ठीक है, तो ये बताओ कि कितनी हीट रिलीज होगी। फॉर सिंप्लिसिटी 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल आपको अज्यूम करना है। मतलब कि जो 1 मोल है, 1 मोल के पूरे 1 मोल पोलराइज हो गए, ठीक है। तो एक सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स हैं, उसके 1 मोल पूरे के पूरे पोलराइज हो जाते हैं किसी फील्ड की वजह से। अब बताओ इसको पोलराइज करने में कितनी हीट निकली। तो अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे। जितना चेंज आएगा उतनी जो भी चेंज आ रहा है दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस्ट एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज बिटवीन द 2 कंडीशंस, ठीक है, ओके। सो इनिशियली अगर U1 की बात करी जाए, जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा तो अपन को पता है कि अपन सिंपली क्या लिखेंगे, -PE cos थीटा। फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। माइनस P की वैल्यू 10⁻⁻29, ठीक है, और E की वैल्यू 10⁻6, ये E की वैल्यू हो गई। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻23 नेगेटिव 10⁻⁻23 जूल्स, ठीक है। U2 निकाल लो बेटा। तो -PE cos 60 डिग्री कितना होगा, 1/2, तो ये हो गया /2, ठीक है। तो -PE कितना था, -10⁻⁻23, ये -PE की वैल्यू है, /2 कर दो। चेंज निकाल लो, ठीक है, डेल्टा U निकाल लो, U1 माइनस U2, ठीक है। मान लो कि ये वैल्यू x है, तो x में से आधा गया तो आधा ही बचेगा ना। तो वट एवर द एनर्जी लॉस्ट इज 10⁻⁻23/2 जूल्स, या 0.5 × 10⁻⁻23 जूल्स। उतनी एनर्जी जो है, जो लॉस हुई है दोनों के बीच में, उतनी उसकी हीट बन के सामने आएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अपन को कॉन्सेप्ट याद रखना है कि व्हेनेवर इट इज अबाउट हीट, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स हीट, सिंपल, ओके। Example 5, a comb run through one's dry hair attracts small bits of paper. Why? भाई ये तो पता है अपन को, अगर अपन कंघी मारते हैं बालों में, मैंने एक स्टार्टिंग के लेक्चर में जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने बताया भी था, जैसे जब कूम करते हैं तो क्या होता है कि बाल या बलून आप घिस लो, है ना, तो जो बाल हैं वो बलून की तरफ या कूम की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, या जो पेपर बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफर होते हैं। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, नेगेटिव, सिंपल स्टोरी है, यू कैन डिफाइन इट। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंस इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज रेनी डे। क्या सेम प्रोसेस रेनी डे पे या वेट हेयर पे होता है। अब मुझे याद आया कि जो हम स्टार्टिंग के लेक्चर में जब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती थी, कोशिश करती यार देखो हो रहा है, उसमें क्या था, एसी ऑन था, बिल्कुल, है ना, यहाँ पे ऐसे एसी ऑन था, एंड एसी की वजह से जो आसपास की जो एयर थी वो ह्यूमिड थी, वो थोड़ी वेट थी, और जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है ड्राई हेयर के साथ कर सकते हैं वो हो नहीं पा रहा था, बिकॉज वो एसी ऑन था। और मैंने कहा था यार देखो ये एसी ऑन है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपको याद है स्टार्टिंग के लेक्चर आपने देखे हैं ना, ओके। तो बात ये है कि ऐसा होता क्यों है। बेसिकली वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन है वो आपके हेयर को थोड़ा सा लेसरेट कर देता है, यानी कि जो फ्रिक्शन है कंघी का और बालों का फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। द फ्रिक्शन reduces, there is not enough friction for the charge transfer between the two bodies। इसीलिए रेनी डे पे ह्यूमिडिटी में ये नहीं होता। प्लीज राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। Once again, let me repeat, the friction between the comb and hair will reduce because of the
मॉइस्चर प्रेजेंट इन योर हेयर, ठीक है, हेंस द सेम एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट यू कैन नॉट डू, ओके। Ordinary rubber is an insulator, but special rubber tires of aircraft are made slightly conducting, and why is that? तो बेटा एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं वो थोड़े कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट बहुत स्पीड में जब आता है और रनवे पे उसको लैंड करना है या टेक ऑफ करना है, तो उसके टायर्स और रोड के बीच में अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है ना। दिस कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। द चार्ज इफ एक्सीड्स, एक्सेसिव हो जाए तो आपको पता है कि वो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर क्रॉस हो जाए, द चार्ज विल स्टार्ट लीकिंग, स्पार्किंग, दिस दैट, है ना। तो इट इज बेटर टू मेक द टायर्स स्लाइटली कंडक्टिंग सो दैट एक्सेस चार्ज विल गेट अर्थड। तो एक्सेस चार्ज को अर्थ करने के लिए द टायर्स आर स्लाइटली कंडक्टिंग, एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। Vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? For the same reason. जिसमें जिन गाड़ियों में पेट्रोल या ऑयल ऐसा चीज लेकर जाया जाता है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, उनके ना पीछे ऐसे मेटालिक रोप्स जो होती हैं ग्राउंड को टचिंग, ग्राउंड को टच करते हुए मेटालिक रोप्स, जब वो व्हीकल जा रही होती है तो वो ग्राउंड को टच करते हुए रोप्स जा रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी भी देखना आप, है ना, वो जब बैठे हो कार में, आपके सामने कोई ऐसे ट्रक जा रही होगी, हैवीली लोडेड ट्रक, उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है तो उसके नीचे काफी जो है मेटल के से रोप्स लटकते रहते हैं और थोड़े वो ग्राउंड को टच करते रहते हैं, ठीक है। फॉर द सेम रीजन कि अगर कभी गलती से एक्सेसिव चार्ज बॉडी पे क्रिएट हो, है ना, सो इट शुड नॉट लीड टू स्पार्किंग, क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, उसको मतलब चिंगारी काफी है, वो चिंगारी के साथ बूम, ठीक है। सो फॉर सेफ्टी पर्पज, a bird perches on a bare high power line and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets fatal shock. Why? बेटा जो पावर लाइंस होती हैं, जो आपके घरों में ऐसे स्विच बना होता है, दिस इज वन बड़ा, दिस इज टू छोटा पॉइंट्स, ओके। सो बेसिकली ये होता क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सिंपल, एनी केबल इफ यू सी, तो यहाँ पे ये जो बड़ा पॉइंट है आपने 10th क्लास में पढ़ा है, दिस इज फॉर अर्थिंग, है ना, ये एक बड़ा पॉइंट होता है। दीज आर द 2 पॉइंट्स विच एक्चुअली सप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस करंट, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, एक जो पॉइंट है वो कनेक्टेड होता है 220 वोल्ट के आसपास, और ये जो है ये 0 वोल्ट पे कनेक्टेड होता है। सो यू कैन से कि जो पावर लाइंस होती हैं वो मेजरली 2 वोल्टेजेस को कैरी कर रहे हैं। वन इज एट 0 वोल्ट एंड लेट अस से, वो तो खैर ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, नॉट ऑलवेज इट इज 220 वोल्ट, कहीं पे हाई वोल्टेज होती है, कहीं पे, बट ये जो लाइंस होती हैं दे कैरी कांस्टेंट पोटेंशियल एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है V। सो द बर्ड इफ सिटिंग ऑन अ पावर लाइन, ठीक है, तो क्या होता है कि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉज ऑफ द बर्ड, है ना, सिटिंग ऑन द सेम पोटेंशियल। See, it is fatal when there is a potential difference. Okay, when it is not there, potential difference अगर नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या, the same amount of current, sorry, if there is no potential difference, okay, तो electric जो field होती है it is uniform, okay, and it does not give any shock. But अगर एक इंसान की बात करी जाए, है ना, जैसे हमें बोला जाता है कि अगर कोई बिजली का काम चल रहा है घर में तो बेटा चप्पल पहन लेना, इंसुलेटिंग मीडियम होती है चप्पल, है ना, चप्पल पहन लेना, पानी वानी गिरा है, थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं तो चप्पल पहन के घूमो, या फिर पावर लाइन से दूर रहो, क्योंकि आपकी अगर आपने सपोज चप्पल नहीं पहनी, है ना, तो क्या होगा, एक आपने कोई पोटेंशियल लाइन पकड़ ली, है ना, और फिर वो पूरा चार्ज जो है वो आपके थ्रू अर्थ होगा। सो देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चार्ज, there is a tremendous amount of charge which runs through your body. आपकी बॉडी से बहुत सारा चार्ज बहुत ही कम टाइम में जो है वो रन करेगा, एंड इट विल गिव एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट इन योर बॉडी। जब इतना सारा चार्ज एक बहुत ही कम टाइम में आपकी बॉडी से रन करे तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। वो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब चार्ज रन करता है आपकी बॉडी के थ्रू तो अपनी एनर्जी को लूज करता है। वी हैव लर्न्ड कि चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो वो एनर्जी को लूज करता है, करेक्ट। तो आप इमेजिन करो जब इतना सारा चार्ज आपकी बॉडी से जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन यू, द पावर केबल एंड द अर्थ, है ना, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज रन करेगा। अब चार्ज रन करेगा और इतना सारा चार्ज अगर अपनी एनर्जी को लूज करे तो योर बॉडी विल गेट एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, इतना हीट जनरेट होगा विच कैन बर्न योर बॉडी फ्रॉम विद इन, वो अंदर से जल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई सेफ्टी के लिए बोला जाता है, ठीक है, ओके।
अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल 6 पे। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने प्री सॉल्व करके रखे हुए हैं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें बहुत इजीली समझ सकते हो। अ स्लैब ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज थिकनेस 3/4 D where D is the separation between the plates। ओके, हमने इन जनरल पढ़ा है कि अगर अपने पास ऐसे कैपेसिटर प्लेट्स है, ठीक है, और इसके बीच में सपोज सिर्फ एयर है ना, कुछ नहीं है, क्या है, एयर है। एरिया जो है ये A है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ओके, तो अब हमने पढ़ा क्या है इसमें, हमने ये पढ़ा है सबसे पहले तो नंबर 1 कैपेसिटेंस को अपन लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये लिखा जा सकता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एयर है, प्लेट एरिया A है, डिस्टेंस D है। सेकंड केस अपन ने पढ़ा है, सेकंड केस अपन ने पढ़ा है कि अगर मान लो कि इसमें मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, इसमें मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ठीक है, देखना ध्यान से देखना, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा सारा का सारा डिस्टेंस ऑक्यूपाई करती है, जितना भी डिस्टेंस है वो सारा इसके अंदर वो ऑक्यूपाई करती है, उस केस में जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो K टाइम्स हो जाएगा वो, एक तो, ठीक है, K टाइम्स हो जाएगा। उसके अलावा हमें पता है कि वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर वो स्लैब पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इफ स्लैब ऑक्यूपाइज कंप्लीट स्पेस। अब मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बेटा आपको जज करना है क्या इस क्वेश्चन के लिए ये सॉल्यूशन करेक्ट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है, स्लैब की थिकनेस है 3/4 D। अ स्लैब ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका K है, थिकनेस इतनी है, ठीक है, तो बताओ कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इज द फॉर्मूला राइट और नॉट। मैं 5 सेकेंड का टाइम दे रही हूं, ठीक है, 5 सेकेंड का टाइम दिया, सोचो, यू हैव टू रिलेट दिस कॉन्सेप्ट। बेटा क्लास में जो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट करने की कोशिश करो। सोच लिया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, मान लो इसकी थिकनेस T है, प्लेट्स का सेपरेशन D है, एरिया A है। इस केस में हम जो कैपेसिटेंस है बेटा उसको कैसे लिखा जाता है, याद है कि नहीं याद है? हम लिखते हैं D माइनस T, D माइनस T प्लस T बाई K, याद है? ये लिखा जाता है D माइनस T प्लस T बाई K, और यहां पे आप लिख देते हो एप्सिलॉन नॉट A, है ना। फिर इसके हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे, है ना, इसके स्पेशल केसेस पढ़े थे। स्पेशल केसेस क्या थे कि अगर D और T बराबर हो जाएं, अगर D और T बराबर हो जाएं, ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो जाहिर सी बात है D माइनस डी 0 हो जाएगा, इसको D लिख दोगे, तब जाके आपका ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? हमें इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो अपन लिखेंगे C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अब D माइनस, बोला है स्लैब की थिकनेस 3/4 ऑफ D है, तो यहाँ लिख दिया 3/4 ऑफ D, फिर T बाई K, तो यहाँ भी तो ये आएगा 3/4 ऑफ D और नीचे K आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट A बाय, करो बेटा इसको सॉल्व, एलसीएम लोगे आप इसमें, है ना। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो पहले तो 4 कॉमन ले लो, एक काम करो, है ना, इसमें से क्या करो, 4 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट 4D, ठीक है, माइनस 3D प्लस 3D, ठीक है। देख लो फिर से, 4 को अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे ही 4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स D, यहाँ पे 3D, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे K। करेक्ट है, बेसिक मैथ्स। आगे सॉल्व कर लो इसको, तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा
एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4d और माइनस 3d, क्या बचा, d बचा, ठीक है, प्लस 3d बाय k, है ना, एन एंटायर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 4। तो उसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा d, यहाँ से देखो बेटा d कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट a 4 ऊपर आ गया, d नीचे कॉमन आ गया, ठीक है, d नीचे कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस 3 बाय k, ठीक है, तो ये हो जाएगा k प्लस 3 बाय k, वो k भी क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान देना, ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट a और d, ये तो c नॉट हो गया जो पहले कैपेसिटेंस हम लिखते थे, ये क्या आ रहा है 4k अपॉन k प्लस 3। आप डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, और ज्यादातर बच्चे जो है ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना, तो ये कंप्लीटली गलत तरीका है सॉल्व करने का। मैं फिर से बता दूं, सॉल्व करते टाइम यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला जो था, जनरल इक्वेशन व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और आंसर कितना आ रहा है, C नॉट 4k बाय k प्लस 3, ठीक है, इसको फिर से रीसॉल्व करके चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A network of 4 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट बैटरी। देखो ये 500 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है। Determine the equivalent capacitance of the network and the charge on each capacitor। देखो यहाँ पे बोला है 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है सारे कैपेसिटर्स की, तो ये भी 10 का हो गया, ये भी 10 का हो गया, और ये भी 10 का हो गया, ठीक है, और ये तीनों सीरीज में है, ये देखकर ही समझ में आ रहा है, ये तीनों सीरीज में, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा C/3 बोले तो 10/3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। फिर इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, ऐसा, इसके साथ आपने कनेक्ट कर रखा है C4 को, ठीक है, और इसके अक्रॉस ये 500 वोल्ट की पोटेंशियल है। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका CS हो गया, ये आपका C4 हो गया, तो यहाँ से जब आप C नेट निकालोगे, ठीक है, C नेट ये दोनों पैरेलल में है, तो CS प्लस C4 हो जाएगा, ये 10/3 था और ये 10 था, ठीक है, तो कितना हो गया 40/3 माइक्रोफैरेड, ये नेट कैपेसिटेंस आ गई, सिंपल था। तो आपको पार्ट ए में बोला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो हमने निकाल लिया। अब पार्ट बी में बोला है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, पार्ट बी में क्या बोला है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो वो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे देखो बेटा, ये माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश अलग है, बाकी इन तीनों में तो सेम चार्ज है ना, इन तीनों में तो सेम चार्ज है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ जो चार्ज है अपना, ठीक है, सीरीज में सेम चार्ज है, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू बोल दिया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश, ये चार्जेस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर Q की बात करी जाए, Q निकालो तो क्या हो जाएगा CS इंटू V, तो V तो भैया 500 वोल्ट है ना, इसके अक्रॉस भी। CS आपने निकाला 10/3, तो 10/3 इंटू 500, ठीक है, और ये जो था ये आपका कैपेसिटेंस आपको माइक्रोफैरेड में दिया था, है ना, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये माइक्रो कूलम्स में आ जाएगी, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 5/3 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, या ये कह लो कि 5/3 मिली कूलम आ रहा है, ठीक है। किसकी वैल्यू आ रही है, ये Q की वैल्यू आ रही है। अब अगर Q डैश की बात करी जाए, तो Q डैश को आप लिख सकते हो C4 इंटू V, C4 है आपका 10 और V है आपका 500, तो ये आ जाएगा 5 मिली कूलम। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल एक बार अच्छे से आप पढ़ लो, फिर मैं आपको इसको ये अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में बोला हुआ है ए पार्ट 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट। तो ये जो आपका कैपेसिटर है ये 900 पिकोफैरेड का इसका कैपेसिटेंस है, 100 वोल्ट से अपन ने इसको चार्ज किया, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो पहले इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है बताओ, ठीक है। अब बी पार्ट में द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, इसको यहां से हमने डिस्कनेक्ट किया,
फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड। बैटरी हटा दो, ये बैटरी अपन ने सेकंड केस में हटा दी, और यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर जो है जिसकी कैपेसिटेंस भी 900 कितनी पिकोफैरेड है। सिस्टम आपको दिख रहा है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। अब इसमें यू बी क्या होगा वो बताना है। तो दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, पहले हम बात करते हैं फॉर ए की। इस वाले फिगर ए की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, सी कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड दी हुई है, चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो Q इज इक्वल्स टू सी वी, सीधा सीधा हमने फॉर्मूला रखा, और फॉर्मूला रखने के बाद C था 900, तो 9 इंटू 10 की पावर 2, P को 10 की पावर -12 फैरेड था, और ये 100 वोल्ट था तो 10 की पावर 2। बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, 90 नैनो कूलम आंसर आ रहा है। खुद भी सॉल्व करते जाना साथ साथ में, है ना। देख लो, ये 2 और 2 4, -12 तो -8, तो इसको आप लिख सकते हो 90 नैनो कूलम, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट की बात करी जाए। जो सेकंड पार्ट है आप देख सकते हो दोनों कैपेसिटेंस जो है सेम है, कनेक्शन देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पैरेलल में कंबाइंड है, आप सिंपली ये कह सकते हो उनको, है ना, ये पैरेलल में कंबाइंड है। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जा सकता है बेटा, सी प्लस सी करके, सी इक्विवेलेंट 2 टाइम्स सी। एक कैपेसिटेंस 900 की है तो 2C मतलब कि 1800 पिकोफैरेड की कैपेसिटेंस होगी। सेकंड केस में नेट कैपेसिटेंस कितनी आ रही है बेटा, 1800 पिकोफैरेड की कैपेसिटेंस आ रही है, ठीक है। ओके, सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये V डैश मान लेते हैं, है ना। तो कैसे निकाला जा सकता है, चार्ज क्या है इस पे, Q/2 है, ईच कैपेसिटर चार्ज है Q/2, तो V क्या होता है, चार्ज बाय C, चार्ज बाय C, तो Q/2 चार्ज और C से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी थी, 90 नैनो कूलम, तो Q की वैल्यू 90 इंटू 10 की पावर -9 रखी, नीचे 2 था, 2 लिख दिया। C मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो C 900 पिकोफैरेड, है ना। तो ये सारी वैल्यूज बेसिकली आपको सॉल्व करना है। देखो 90 से ये जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है, 90 से गया कितना 10 टाइम्स, तो 2 इंटू 10 हो गया 20, और ये -9 और +12 1000 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, ये 0 से 0 कटा, तो 50 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 50 वोल्ट। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई, 50 वोल्ट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों केसेस में जो एनर्जी निकालनी थी उसकी बात कर लेते हैं। यू ए फर्स्ट केस में एनर्जी निकालेंगे तो हमको पता है कि हाफ क्यू वी, फॉर्मूला रख सकते हैं, हाफ क्यू वी रखा जा सकता है फॉर्मूला। तो हाफ क्यू क्या था, 90 नैनो कूलम, तो 90 नैनो की जगह 10 की पावर -9 रख दिया, वोल्टेज 100 वोल्ट था, 10 की पावर 2 रख दिया, ठीक है। सॉल्व करना है सीधा सीधा, तो ये -9 और ये +2 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो आ जाएगा, और 9 का आधा, 9 का हाफ 4.5 आता है, तो 4.5 माइक्रो जूल्स, 4.5 माइक्रो जूल्स, ठीक है। ओके, सेकेंड केस में क्या निकालेंगे एनर्जी, तो हाफ सी इक्विवेलेंट, सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट देखो 2C निकाला था अपन ने, 2 टाइम्स C, जिसकी वैल्यू थी 1800, तो यहाँ पे 1800 पिकोफैरेड रखोगे आप, पिको की जगह 10 की पावर -12। सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर V डैश 50 वोल्ट आया था, तो ये हाफ CV² रखा है यहाँ पे, है ना, तो ये आपने C की वैल्यू रख दी, ठीक है, 2C की वैल्यू, C इक्विवेलेंट है ना, और V 50 तो 50 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो 2.25 माइक्रोजूल आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इतना था कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी से आपने चार्ज कर दिया, अब बैटरी हटा दी, डिस्कनेक्ट कर दी, और एक दूसरा कैपेसिटर आपने ला के रख दिया। पहले भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते वक्त ये क्वेश्चन हमने करा था, है ना, और एनर्जी निकालनी थी 2 केसेस में, सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, तो प्री सॉल्व करके रखा है सो दैट इट इज ईजियर टू एक्सप्लेन, है ना। 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पे हमने ऐसे 2 चार्जेस रखे हैं 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि इस सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है, इक्वेटोरियल लाइन इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इक्वेटोरियल लाइन इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे V एट ईच पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, हर एक पॉइंट पे V क्या है, 0। ये लाइन है या प्लेन है, तो बेटा ये प्लेन होता है, ये दरअसल एक इक्वेटोरियल प्लेन होता है ये, है ना।
उसको कट थ्रू कर रहा है। अब बोला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, है ना, तो ये प्लस की वजह से फील्ड ऐसी होगी, ठीक है, नेगेटिव की वजह से फील्ड ऐसी होगी, जो इक्विवेलेंट फील्ड आएगी वो इधर आएगी, ई नेट, और जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऐसा होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव चार्ज है, तो एट ईच पॉइंट द फील्ड इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है, एट ईच पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है, ओके। आते हैं अगले सवाल पे। A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge 1.6 into 10 to the power -7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the surface, outside the surface, at a point 18 centimeter from the center of the sphere? Okay. बेटा देखो, पहले तो अगर इनसाइड द स्फीयर की बात करी जाए और पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो ये अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि गॉसियन सरफेस मानोगे, उसके अंदर क्यू एनक्लोज्ड कितना है, 0 है ना, ये करा हुआ सवाल है। तो अगर इनसाइड की बात करी जाए तो अपन सीधे सीधे लिखेंगे ई इनसाइड 0 होगा, देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, सो क्यू इनसाइड 0 है, क्यू एनक्लोज्ड 0 है, तो फील्ड जो है इनसाइड कितनी आएगी, 0 आएगी, गॉस लॉ अप्लाई करके। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब मान लो एट आर इज इक्वल्स टू आर, तो ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, के ई क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। क्यू आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और आर रेडियस भी आपको गिवन है, तो ये आप सॉल्व करेंगे खुद, ठीक है। बोला है कि एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो स्फीयर है वो ऐसे बिहेव करता है फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट कि सारा चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर सेंटर से मैं 18 सेंटीमीटर लूँ, 12 तो ये पहले से थे, 6 और ले लो, 6 और ले लो, है ना, तो सेंटर से ओ पॉइंट से टोटल 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के किसी पॉइंट पे बताओ इस पॉइंट पे क्या फील्ड होगी। तो क्या हो जाएगा वहां पे, ई आउटसाइड इज इक्वल्स टू के ई क्यू, और आर जो है आपका यहाँ पे, ये आर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। एंटायर चार्ज बिहेव्स एज इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना, सिंपल फंडा, सिंपल लॉजिक, चैप्टर 1 में भी इसको अपन ने रिवाइज करा हुआ है, तो ये आप सॉल्व करेंगे खुद, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। अभी तक हम एग्जांपल्स कर रहे थे एनसीईआरटी के, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. Parallel plate capacitor है, ठीक है, capacitance आपको दी है 8 picofarad. What will be the capacitance of the distance between the plates is reduced by half? अगर if दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को d/2 हाफ कर दो तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, और साथ में उसमें हम एक सब्सटेंस फिल कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी 6 है। बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन, हमको पता है कैपेसिटेंस अगर एयर कोड है फॉर अ गिवन एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कैपेसिटेंस लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, और अगर डिस्टेंस को हाफ कर दो, ठीक है, और पूरी तरीके से उसके अंदर एक स्लैब को फिक्स कर दो, पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करे वो, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे 0.5D लिखोगे बेटा, और यहाँ पे K लगा दोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। ये जो फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट A/D, बेटा ये तो आपका ये रहा जो कैपेसिटेंस था, सी तो यहाँ C लिख दिया, ठीक है, K/0.5, या ये कह लो कि 10 टाइम्स K/5, या ये कह लो कि 2 टाइम्स K। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 2 टाइम्स K, और K की वैल्यू 6 दी हुई है, तो ये हो गया 12। तो अब जो कैपेसिटेंस है इट बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस कैपेसिटेंस, 2 into 6 is 12, so 12 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस कैपेसिटेंस। सिंपल क्वेश्चन था। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। प्लेट एरिया दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, प्लेट एरिया दिया है, ठीक है, एयर है, डिस्टेंस दिया हुआ है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड देन इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, सो व्हाट इज द चार्ज। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है ना, फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। एरिया आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया हुआ है, और
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया हुआ है, कैपेसिटेंस अपन को पता है एयर कोड है तो एप्सिलॉन नॉट A/D फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.854 × 10⁻12, प्लेट एरिया गिवन है पुट किया, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स गिवन है पुट किया और सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है कुछ 17.708 पिकोफैरेड। आपको भी साथ में कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगली बार बोला है चार्ज निकालो, C × V फॉर्मूला होता है, C निकाल चुके हो, C की वैल्यू पुट करी, ठीक है, और V 100 वोल्ट था तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कुछ इतना आ रहा है। रीचेक कर लेना, हो सकता है भाई कैलकुलेशन है ना, रीचेक करो इसको, सॉल्व करके एक बार रीचेक करो, लेकिन क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन तो अभी आएंगे जब आप करोगे एग्जाम्पलर्स। आगे के 2 लेक्चर क्या है, एग्जाम्पलर्स के बारे में। एग्जाम्पलर 2 नहीं 3 पार्ट्स में हम एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे बेटा। एग्जाम्पलर पार्ट 1, एग्जाम्पलर पार्ट 2, एग्जाम्पलर पार्ट, और उसके बाद फिर चैप्टर 2 से फिलहाल नाता लेना देना नहीं होगा, हम चैप्टर 3 पे पहुंच जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, मतलब इसके जो पहला का क्वेश्चन था उसी की बात हो रही है, इसकी जस्ट पहले की क्वेश्चन की। अ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, जो पिछला क्वेश्चन था वो एयर कोड कैपेसिटर के बारे में था। अगर उसमें बोला गया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो, उसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर की थिकनेस है, ठीक है, माइका शीट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, ठीक है, वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड, सो आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। तो बेसिकली आपको क्या बताना है कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार वोल्टेज यानी बैटरी जो है कनेक्टेड है और एक बार जो है बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो क्या क्या फैक्टर्स बदलेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपको ये बताना है। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिंपल है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो बैटरी क्या है, इट इज अ सोर्स विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो पहले था उतना ही रहेगा, V डैश इज इक्वल्स टू V नॉट, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में सेम रहेंगे। जाहिर सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस से हमको पता है कि जो हम E लिखते हैं, है ना, E इंटू डी V के बराबर होता है, E इंटू डी V के बराबर होता है। अगर आप डिस्टेंस भी चेंज ना करो, प्लेट्स के बीच का कोई डिस्टेंस आपने कुछ चेंज करा नहीं है ना, कुछ भी चेंज नहीं करा, तो जाहिर सी बात है अगर V अनअफेक्टेड है तो E अनअफेक्टेड रहेगा, E रिमेन्स सेम, V अनअफेक्टेड है तो E रिमेन्स अनअफेक्टेड। कैपेसिटेंस का अपन को पता है कि अगर अपन ने उसमें ठूस दी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो ये क्या हो जाएगा, K × C हो जाएगा, ठीक है। चार्ज की अगर बात करी जाए तो जो आपका नया कैपेसिटेंस है C डैश, ठीक है, और जो आपकी वोल्टेज तो थी सेम थी, तो C डैश V डैश लिख सकते हो, V डैश सेम ही थी, एनीवेज C डैश का K आ जाएगा तो K टाइम्स चार्ज क्या हो जाता है, अगर पिछला चार्ज Q था तो चार्ज हो जाएगा K × Q। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन जो है आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ किसमें, होमवर्क में। मैं सिर्फ आपको एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, फील्ड सेम रहेगी, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, चार्ज K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। रही बात एनर्जी की तो हाफ Q डैश V डैश करके आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए, बैटरी जो है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V/K हो जाता है ना। कैपेसिटेंस तो KC हो गई, कैपेसिटेंस इन एनी केस चाहे कनेक्टेड रहे चाहे डिस्कनेक्टेड रहे, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, ठीक है। और अगर चार्ज की बात करी जाए तो चार्ज शुड रिमेन कंजर्व्ड, चार्ज यहाँ पे, और ऐसे भी देख लो, ठीक है, कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे K से K कैंसिल, CV यानी जो प्रीवियस चार्ज था, इनिशियल और फाइनल चार्ज दोनों इसमें सेम रहेगा। एंड अगेन आप एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, U डैश इज इक्वल्स टू हाफ Q डैश V डैश करके। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में करे हुए हैं। एक बार फिर से मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आनी चाहिए वो आप खुद सॉल्व करके निकालोगे, ठीक है, ओके। अब अगले सवाल पे आते हैं। अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखो आपको कैपेसिटेंस दी हुई है और बैटरी की वोल्टेज दी हुई है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो कितनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी, ठीक है। कैपेसिटेंस और V दिया हुआ है तो हाफ CV² पुट करोगे, C की वैल्यू पुट करो, V² की वैल्यू पुट करो और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था इसीलिए प्रीवियसली सॉल्व्ड है, फॉर्मूला वैल्यू आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor.
हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है किस क्वेश्चन के, ये जो लास्ट के मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सारे सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक्सरसाइज जो है वो आप खुद सॉल्व करो। एग्जाम्पल 8 जो हमने किया था, यहां भी यही चीज थी। आपके पास एक कैपेसिटर था, एक बैटरी से उसको चार्ज किया, बैटरी डिस्कनेक्ट करी, दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ उसको हमने कनेक्ट किया, ठीक है। और यहां पे हमने दोनों केसेस में इसमें एनर्जी निकाली, इसमें एनर्जी निकाली। उसमें बोला है हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट। एनर्जी लॉस्ट होने का मतलब कि इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे, बट अगेन मैंने आपको बोल दिया एग्जाम्पल बेटा सारे करा दिए प्रियंका मैम ने, तो अब इसके जो फाइनल आंसर्स होंगे वो आप निकालोगे। ये आपका एक टाइनी लिटिल होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में, अभी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे मैम मेरा ये आंसर आया है, उसका मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। ओके, तो फिर से वही बात है, आपके पास एक कैपेसिटर है, कितने वोल्ट की बैटरी है इस बार, 200 वोल्ट की, से कनेक्ट किया, 600 पिको फैरेड इसकी कैपेसिटेंस है। बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है, अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है, ये याद रखना। और उसकी कैपेसिटेंस भी कितनी है, 600 पिको फैरेड, दोनों की 600 पिको फैरेड, ठीक है। तो जो हमने उस क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व करके चीजें निकाली थी, अब सीधे सीधे वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। बताओ बेटा, अगर ये 200 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा, 100 वोल्ट ईच, है ना। कितना आ जाएगा बेटा, 100 वोल्ट, इसका हाफ हो जाता है। वहां पे 100 था, 50 हो गया था, यहाँ पे 200 का 100 हो जाएगा। यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, C पैरेलल में है ना ये दोनों, तो 2 टाइम्स C, तो 1200 पिको फैरेड, ठीक है, सिंपल। बोला है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट। पहले तो बेटा UA निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखते जाओ बेटा, यहाँ पे कितना आ रहा है, हाफ CV स्क्वायर। UB की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा हाफ, यहाँ पे C इक्विवेलेंट लोगे, ठीक है, और V डैश का स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। तो ये हो गया हाफ C इक्विवेलेंट कितना था अपना, 2C, ठीक है, और V डैश कितना था, V/2, तो V स्क्वायर बाय 4, 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो V स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट है। V का स्क्वायर और V डैश क्या है, V/2 है, ठीक है। ओके, सॉल्व करें इसको, कितना आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ध्यान से देखना बेटा, 2 से 2 कैंसिल आ रहा है 1/2 इंटू 1/2 CV स्क्वायर, सही है कि नहीं। देखो ये 2 से, सबसे सिंपल मेथड बता रही हूँ, 2 से 2 कैंसिल, CV स्क्वायर बाय 4 को लिख सकते हो हाफ। अब ये जो वैल्यू है आपकी हाफ CV स्क्वायर, UA था, क्या लिख सकते हो UB को, UA/2, यही तो लिख सकते हो, UA/2 लिख सकते हो। एनर्जी लॉस्ट, भैया पहले एनर्जी कितनी थी, UA, बची कितनी, उसका आधा, तो लॉस्ट कितनी, उसका वही उतनी होगी। एनर्जी लॉस्ट कितनी हो जाएगी, UA माइनस UA/2, बेसिकली UA/2, दिस इज एनर्जी लॉस्ट। अब आया ना सिंपल तरीके से समझ में आपको, इसीलिए वो एग्जांपल ऐसे डिटेल में कराया था, ठीक है। ओके, अब UA निकालना है तो ये निकाल लो भैया यहाँ से, ठीक है। इसको फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V का स्क्वायर है 100 के ऊपर, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, ये हो जाएगा 300, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, ये 2 और इसमें जोड़ दो, 6 हो गए, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6, तो ये कितना आ रहा है बेटा अपना, 3 इंटू 10 की पावर -6 जूल्स। जब इसको फाइंड आउट, हाफ 600 पिको, तो ये आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर -6। अब यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालेंगे, 3 इंटू 10 की पावर -6, और ये बाय 2 है,
तो 1.5 माइक्रो जूल्स। ठीक है, इसको एक बार खुद से सारा जरूर सॉल्व करना। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आज क्लास में हुए हैं, लेक्चर में हुए हैं, वो आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, पक्का वादा। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर टुडे सेशन, फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सारी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट।